Am I audible now? ऑडिबिलिटी इश्यूज, हाँ देख लिया मैंने. आई होप आई एम ऑडिबल नाउ. क्लियर है ना? यस यस यस. नो ऑडिबिलिटी इश्यूज नाउ. ओके यस. ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो किस बारे में है उसके बारे में पहले बात करते हैं. टुडेज लेक्चर इज ऑन ह्यूमिडिटी. जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज ह्यूमिडिटी, एंड अंडर द टॉपिक ह्यूमिडिटी हम पढ़ने वाले हैं साइकोमेट्रिक चार्ट. ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट, ह्यूमिडिटी चार्ट जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, और एक गेट का प्रॉब्लम लेंगे हम साथ ही साथ, ताकि हमारी जो पुरानी यादें अभी तक का 32 लेक्चर्स का जो कारवा चलता आया है उसको हम ख़त्म कर सके. ठीक है, जिन्होंने इस लेक्चर सीरीज़ को नहीं अटेंड किया है मेक श्योर वो इस सीरीज़ को बिल्कुल बिल्कुल देखे. आपका प्रोसेस कैलकुलेशन बेसिक्स से ऊपर रहने वाला है. ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, आप जिस भी सेशन में हो, आप जिस भी ईयर में हो, आपके लिए लेक्चर्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं. ठीक है, आई डोंट नो टिल व्हेन दीज लेक्चर्स विल बी अवेलेबल. ठीक है, इसीलिए इनको कभी भी उड़ा दिया जा सकता है. तो मेक श्योर कि आप इसको, जब तक ये इस चैनल पे है, आपको पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी. प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में आपको लिंक कर दूंगी. तो मेक श्योर आप ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज ऑफ 33 लेक्चर्स ऑफ द सब्जेक्ट प्रोसेस कैलकुलेशन, जिसका लास्ट लेक्चर आज हम ले रहे हैं, वो प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल बिल्कुल अटेंड करें. ओके ओके देन. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन. तो बिफोर आई स्विच टू साइकोमेट्रिक चार्ट, उसके पहले एक क्वेश्चन जो कि गेट का क्वेश्चन रहा है, उससे हम चीज़ें पता करते हैं. ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितना आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना चाहिए ना. हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे क्या पड़ा है तो कुछ याद ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसीलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन में चले जाते हैं. रिवीजन से पहले जो लोग नए हैं उनको उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करते आना चाहिए. इसीलिए एक बार एक फॉर्मूला मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. दैट फॉर्मूला इज PV is equal to nRT. फॉर्मूला इज PV is equal to nRT. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है PV is equal to nRT. इस फॉर्मूला को अच्छे से देखेंगे अपन. ठीक है, इस फॉर्मूला को अपन अच्छे से देखेंगे. ठीक है, P क्या है? P प्रेशर है, V is वॉल्यूम, N is नंबर ऑफ मोल्स, R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन या 8.314 किलो जूल्स पर किलो मोल केल्विन, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना V जो है ये हमेशा टोटल वॉल्यूम होता है. ये जो V है ये हमेशा टोटल वॉल्यूम रहेगा. ये जो R है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिनके बारे में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. वो जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज, उसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज दिस V, दैट इज टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम मतलब सबका वॉल्यूम, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना, ABCD, चार अलग अलग केमिकल की गैसेस है किसी पर्टिकुलर सिलेंडर में, तो ये जो वॉल्यूम होगा दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस. सारे गैसेस, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उन सबका टोटल वॉल्यूम. ठीक है, उसके बाद ये जो R है दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इज इक्वल टू 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन और 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, एक ही बात है. ठीक है, उसके बाद आया T, तो दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, V इज वॉल्यूम मोस्टली इन मीटर क्यूब, बट ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, वॉल्यूम इज मोस्टली इन मीटर क्यूब, बट आप जिस किसी में भी पुट करें वो एट दी एंड उसका जो फाइनल ये है एंड रिजल्ट है उसको अपने को चेक करना पड़ेगा कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में रखेंगे तो क्या आएगा. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मीटर क्यूब में रहना चाहिए. इट डिपेंड्स अपॉन कि बाकी कंपोनेंट का यूनिट क्या है. ठीक है, अब बचा ये प्रेशर और ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये सब तो मैंने आपको बताया. ठीक है, बचा सिर्फ ये P और ये नंबर ऑफ मोल्स. राइट,
अब ये जो P है, इफ दिस P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, इफ दिस P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मतलब क्या, मतलब यार एक सिलेंडर में 3 गैसेस हो सकती है, ठीक है, तो अगर ये P इज टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C, मतलब 3 अगर अलग अलग गैसेस है, ठीक है, तो ये दिस कैपिटल P इज टोटल प्रेशर, मतलब इन तीनों गैसेस का, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर 3 गैसेस अलग अलग प्रेजेंट है एक सिलेंडर के अंदर, तो अगर हम P को टोटल प्रेशर लेते हैं, टोटल प्रेशर का मीनिंग कि उस पूरे सिलेंडर का प्रेशर, उस पूरे सिलेंडर का प्रेशर, मतलब मैं P को एज द टोटल प्रेशर, in that case my N will be the total number of moles, total number of moles, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये मोल्स में तीनों के मोल्स भी आ गए, मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B एंड मोल्स ऑफ C, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर P को हम टोटल प्रेशर लेते हैं तो N विल बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तीनों के मोल्स का एडिशन मिलेगा, और अगर और इफ P को मैं किसी एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर लेती हूँ, जैसे कि इफ P आई एम कंसिडरिंग एज प्रेशर ऑफ H2O, सपोज उस सिलेंडर के अंदर एक गैस H2O के वेपर्स है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रेशर ना रखते हुए H2O का प्रेशर रखती हूँ, ठीक है, ऐसे केसेस में मुझे जो ये N मिलेगा, N या इस रिलेशन में जो मुझे N मिलेगा, दैट विल बी द मोल्स ऑफ H2O, सिंपल, बहुत ही सिंपल रिलेशन है मैम, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि प्रेशर अगर मैं A का रखूंगी तो मुझे टोटल मोल्स ना मिलते हुए मोल्स ऑफ A मिलेंगे, हाँ, अगर B का रखा तो B के मोल्स मिलेंगे, अगर C का रखा तो C के मोल्स मिलेंगे। मैम अगर टोटल मोल्स रखे मैंने, तो अगर तुमने टोटल मोल्स रखे, सॉरी ना, टोटल प्रेशर रखा, तो तुमको जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो टोटल मोल्स मिलेंगे, ठीक है, ओके, सॉर्टेड। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है, व्हाट डज द प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम पढ़ो एक बार। a vessel of volume 1000 मीटर क्यूब कंटेन्स एयर, मतलब यार ये जो वॉल्यूम है उसमें क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं, मतलब ये जो वॉल्यूम है वो किसका वॉल्यूम है, किसी पर्टिकुलर एक गैस का वॉल्यूम है या टोटल वॉल्यूम है। तो क्वेश्चन इज अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब कंटेन्स एयर व्हिच इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। जब इसने बोल दिया कि एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, इसका मीनिंग सबसे पहला, सिंस द गैस इज सैचुरेटेड, अगर तुमने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ आया होगा कि जब हम बोलते हैं कि गैस सैचुरेट हो चुकी है, मतलब एयर जो है वो मैक्सिमम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टोटल प्रेशर पे जितना मैक्सिमम H2O को होल्ड कर सकता था उसने होल्ड करके रखा है। आपके सिंपल लैंग्वेज में अगर आप 4 चपाती खा सकते हो तो आपने पहली खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, दीज आर योर पार्शियल प्रेशर्स, लेकिन जैसे ही आपने चौथी चपाती खाई अब वो पार्शियल प्रेशर नहीं बचा, अब वो वेपर प्रेशर बन चुका है। तो जब भी ऐसा रिलेशन आता है वेयर इट इज सेड दैट समथिंग इज सैचुरेटेड, जैसे कि यहाँ पे इट इज गिवन दैट एयर इज सैचुरेटेड, इट मीन्स दैट पार्शियल प्रेशर अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां जहां पार्शियल प्रेशर वर्ड दिखेगा देयर यू कैन इक्वेट दैट पार्शियल प्रेशर विथ वेपर प्रेशर। ये फायदा होता है जब कोई बोल देता है कि सैचुरेटेड, बट फिजिकल मीनिंग, मतलब जब हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी टॉक, ओके, व्हेन वी टॉक ऑन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई पढ़ता है तो उसके लिए लॉजिक इज जब भी सैचुरेटेड दिखे मीनिंग पार्शियल प्रेशर जहां जाएगा वहां पे वो वेपर प्रेशर की वैल्यू पुट कर सकता है। दूसरा जो फिजिकल सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि मैम सैचुरेटेड मतलब क्या, सैचुरेटेड मतलब यार एयर की, जैसे तुम्हारा पेट भरता है ना, तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम उससे ज्यादा नहीं खा सकते, उसी तरीके से जब कोई एयर बोल देता है कि दैट एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, इसका मतलब इस पर्टिकुलर रूम में जितनी भी एयर है, ठीक है, वो जितने H2O को होल्ड कर सकती थी इन वेपर फेज उसने मैक्सिमम होल्ड कर रखा है। इन दैट केस वी से दैट एयर इज सैचुरेटेड।
सैचुरेटेड, उससे ज़्यादा अगर मैं देखो अगर कोई गैस सैचुरेट हो चुकी है, जैसे इस रूम में अगर आई एम सेइंग कि यार मैंने पता कर लिया यहाँ की जो एयर है ना, ये जो सी सैचुरेट हो चुकी है H2O के साथ, मतलब ये मैक्सिमम जितने H2O को वेपर फेज में होल्ड कर सकती है, मार्क माई वर्ड है, वेपर फेज में H2O को होल्ड कर सकती है, वो होल्ड कर चुकी है। मैम अगर इसके बाद भी इस रूम में अगर मैं बॉइलिंग स्टार्ट कर दूं, तो मैं वाटर का बीकर भर के लेके आऊं और उसके बाद भी मैं बॉइलिंग चालू कर दूं, तो फिर भी तो H2O वेपराइज होगा। इन दैट केस वो सैचुरेटेड एयर फिर से H2O को होल्ड नहीं कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन मैम मैं तो बॉइलिंग कर रहा हूं तो इवेपोरेशन तो होगा, वेरी करेक्ट, इवेपोरेशन जरूर होगा, लेकिन एयर क्या करेगी, सिंस उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वो रीच कर चुकी है, सिंस वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर चुकी है, वो जितने H2O नीचे से आप बॉयल करके ऊपर भेजोगे, उस जिस रेट ऑफ इवेपोरेशन आप रखोगे उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन वो रखेगा, एंड एयर विल स्मार्टली स्टे एट इट्स सैचुरेटेड स्टेट। अच्छा तुम खिलाओगे, खिलाओ, हम निकाल देंगे बाहर, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ओके। तो वो मतलब होता है सैचुरेटेड का। जो सिर्फ फॉर्मूला बेस पढ़ते हैं उनके लिए पार्शियल प्रेशर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर से इक्वल हो जाता है। जिनको ये चीज़ अच्छे से समझनी है वो ह्यूमिडिटी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उसको अच्छे से समझे, आपको ह्यूमिडिटी से प्यार हो जाएगा, सच बोल रही हूँ, प्यार हो जाएगा आपको अगर आप ह्यूमिडिटी पूरा अच्छे से पढ़ते हो, जो प्रीवियस लेक्चर सेशंस हो चुके हैं उनके ऊपर, तो ठीक है। Okay, so what is this here? V is given to us as total volume. Okay, V is given to us as total volume. The volume of the vessel is 1000 मीटर क्यूब। तो कितना दे रखा है वॉल्यूम हमको? वॉल्यूम V की वैल्यू लिख लेती हूँ, that is equal to 1000 मीटर क्यूब which is saturated with water vapor. The total pressure and temperature, अब फिर से क्या दे रखा है, ये टोटल प्रेशर दे रखा है। टोटल प्रेशर P की वैल्यू इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल्स, 100 किलो पास्कल्स, एंड साथ ही साथ टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कभी भी PV इज इक्वल टू NRT में टेम्परेचर को केल्विन में, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखते, ठीक है, हम हमेशा उसको केल्विन में रखते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट भी कर देती हूँ, 20 + 273, ठीक है, जितना भी आएगा दैट इज 293 केल्विन। ओके, आगे, assuming that the vapor pressure of water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड is 2.34 किलो पास्कल्स, मतलब वेपर प्रेशर दे रखा है, किसका दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O is given and that value is equal to 2.34 किलो पास्कल्स, and that value is equal to 2.34 किलो पास्कल्स, 2.34 किलो pascals is the value of vapor pressure of H2O. Okay, ठीक है। Last question, the amount of H2O vapors in kg, मतलब हमको पूछा है mass of H2O that too in kgs is the question asked, correct है। अब सबसे पहले तो मास पूछा है यार, पर मुझे इतना पता है कि मास निकालने से पहले अगर मुझे मोल्स ऑफ H2O मिल जाए, करेक्ट है, मोल्स ऑफ H2O मिल जाए तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज मास, तो दैट इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय H2O इज 18, तो उससे मुझे मिल जाएगा मास ऑफ H2O, सॉर्टेड। अब जिस हिसाब से मुझे चीजें दे रखी है इधर, जिस हिसाब से मुझे चीजें दे रखी है इधर डेटा के हिसाब से, मैं PV इज इक्वल टू NRT का रिलेशन लगा सकती हूँ, ठीक है। क्या बात है, आंसर आ चुका है। मनून अजम, लेट्स सी मनून की आंसर सही है भी कि नहीं। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टू चेक द आंसर। अरे यार ये अलग, ओके, जिस तरीके से डेटा दे रखा है मैं रिलेशन लगा रही हूँ PV इज इक्वल टू NRT का, ठीक है। तो अगर मैं PV इज इक्वल टू NRT लगाती हूँ, ठीक, सबसे पहले तो मैं टोटल वॉल्यूम पुट कर देती हूँ, प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर पुट कर देती हूँ। तो टोटल प्रेशर अगर मैंने पुट किया 100 किलो पास्कल्स, राइट, किलो पास्कल्स है तो मैं इसको पास्कल में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो दैट इज इनटू 10⁻³ पास्कल्स इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय R, R इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू 293 केल्विन, ठीक है। अब पहले तो यूनिट्स पे काम कर लेते हैं,
दिस पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय जूल, ठीक है। जूल मतलब क्या, जूल मतलब है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मोल, इधर केल्विन मल्टीप्लाइड बाय केल्विन, ठीक है। अब कटिंग चालू, कटिंग क्या कटेगा, ये न्यूटन न्यूटन कैंसिल, ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल, एंड लास्टली ये मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल, ये केल्विन इस केल्विन के साथ कैंसिल। आंसर क्या आया, आंसर आने वाला है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जो प्रेशर पुट कर रखा है वो टोटल प्रेशर की वैल्यू पुट करी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे P को टोटल प्रेशर, जैसे कि मैंने बोला, अगर मैंने टोटल प्रेशर यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, टोटल मोल्स मिलेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे टोटल मोल्स निकाल लेती हूँ, कितनी आ रही है वैल्यू चेक करो, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ पे चेक करो, 100 इंटू 10 टू द पावर 3 into 1000 divided by 8.314 multiplied by 293, so the answer is equal to 41050 moles, बराबर है इतने मोल्स। ये क्या है, ये टोटल मोल्स निकले, ठीक है, ये क्या निकले, ये टोटल मोल्स निकले। बट यार मेरे को टोटल मोल्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे तो मोल्स ऑफ H2O में इंटरेस्ट है, राइट। तो अब मैं रिलेशन लगा सकती हूँ, देखो मैं एक बार डायरेक्टली भी निकालूंगी, एक बार थोड़ा सा घुमा के निकाल रही हूँ, ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा सा घुमा के निकाल रही हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगी, ठीक है। अब सिंस मुझे टोटल मोल्स मिल गए, मेरा दूसरा रिलेशन इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इंटू XA इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू YA, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस मुझे टोटल मोल्स मिले हैं, ठीक है, सिंस मुझे यहाँ पे टोटल मोल्स मिले हैं, अगर मैं इस टोटल मोल्स को मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मोल्स ऑफ H2O मिल जाएंगे। क्या करा मैंने, टोटल मोल्स को मल्टीप्लाई करूंगी, टोटल मोल्स में से मुझे कैसे पता चलेगा कि मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, तो टोटल मोल्स को अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे H2O के मोल्स मिल जाएंगे। बट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, this mole fraction is equal to partial pressure divided by total pressure। लेकिन पार्शियल प्रेशर की वैल्यू तो नहीं पता, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू तो नहीं पता यार, लेकिन इस प्रॉब्लम में पार्शियल प्रेशर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इस प्रॉब्लम में वर्ड यूज किया गया है सैचुरेटेड। व्हेन वी से दैट इट इज सैचुरेटेड तो पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दैट इज इक्वल टू 2.34 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 100, दोनों भी किलो पास्कल्स में है, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। तो यहाँ से हमको पता चला है 2.34 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज इक्वल टू 0.0234 इज द मोल फ्रैक्शन। एक बार मोल फ्रैक्शन पता चल गया, टोटल मोल्स की वैल्यू कितनी है, टोटल मोल्स की वैल्यू है 41050 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 0.0234। दिस इज मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो द वैल्यू इज 41050, सो द आंसर इज इक्वल टू moles of H2O that is equal to 960.57, okay, this is moles of H2O, ठीक है। moles multiplied by molecular weight कर देते हैं, moles multiplied by molecular weight कर देते हैं, ठीक है। moles of H2O multiplied by 18 तो आंसर आ जाता है 17290 grams। I wanted the answer in kgs, तो आंसर आ जाएगा 17.290 kgs, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। अजम का आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्लियर है क्या? मैं आपको इसको इजी तरीके से भी निकालना बता रही हूँ। पहले थोड़ा सा लंबा रूट ट्राई करते हैं एंड देन वी विल ट्राई द इजियर वन, ओके। मैं एक बार दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने PV = nRT लगाई, अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रेशर की वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, जो कि मुझे पता चल भी गए। यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आई गॉट टू नो।
total number of moles में I am not interested because I wanted to know the mass of H2O. Mass of H2O I'll get when I'll be knowing moles of H2O, because moles of H2O into molecular weight of H2O will be equal to mass of H2O. Now how can we calculate moles of H2O? If we know the total number of moles, then we can multiply the mole fraction of H2O so that we can get moles of H2O, right? How can we calculate mole fraction of H2O then? Mole fraction of H2O, that is equal to partial pressure is equal to vapor pressure into XA. This is total pressure into YA, right? Here in this formula, this XA is also mole fraction and this YA is also mole fraction. Then why are we using this YA? Can't we use this XA? Because no, firstly though, no, we can't use this XA, we have to use this YA. Then the question arises, why so? So the answer is, this XA is mole fraction in liquid phase, this YA is mole fraction in gas phase, and humidity, everything is in gas phase. That is why we can't use this XA ka mole fraction over here. That is why we are calculating this YA. So the formula is partial pressure upon total pressure. Now again the question arises that we don't have the value of this partial pressure. Then how come we can get the value of partial pressure? In the question, in the data mentioned, in the data given in the question, we just have the value of vapor pressure. Then how will we calculate the value of this partial pressure? Now we can replace this partial pressure with vapor pressure. Again, why? Why this special treatment to this partial pressure? So that we can easily replace it with vapor pressure. Because in such cases, since the word saturated is used, partial pressure becomes equal to vapor pressure when this word saturated is used. That is why we are replacing this partial pressure with vapor pressure. Okay? If this word saturated is not mentioned in the question, I can't keep this partial pressure ka value as vapor pressure. Okay? But since this word, I can give this privilege to this particular question. Okay. Now this vapor pressure upon total pressure, the value of vapor pressure is already given, total pressure is also given, and this is how we calculate the mole fraction of H2O. This is the mole fraction of H2O and this is total number of moles. So this is how we can get the moles of H2O. And finally, I wanted mass, that too in kgs. So moles into molecular weight is mass, but we want it in kgs. This is answer is in grams. So finally we get the value in terms of kgs. Clear है? Sorted. मोइन मैम dehumidifier में components का एक question था, वो कैसे करना है? ओके मोइन एक बार देखने दे मुझे किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है. ओके अजम सॉरी. ओके अब एक और चीज की, इसको इजीली सॉर्ट कर सकते थे क्या? कर सकते थे. ठीक है, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता था. कैसे? देखो, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन मोल्स ऑफ H2O, राइट? मुझे टोटल मोल से मतलब नहीं है, मुझे तो मास ऑफ H2O चाहिए. इफ आई वांटेड मास ऑफ H2O, माय मोटो इज टू कैलकुलेट मास ऑफ H2O. ये कैसे मिलेगा? If I know moles of H2O into molecular weight of H2O, this is nothing but mass of H2O. ठीक है, अब ये जब हम पता कर रहे हैं तो we can directly use PV is equal to nRT in one go. अगर मुझे PV is equal to nRT का एप्लीकेशन पता है तो मैं एक बारी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ. कैसे? मैं इस टोटल प्रेशर, यहाँ पे टोटल प्रेशर ना रखते हुए मैं यहाँ पे अगर प्रेशर ऑफ H2O रख देती हूँ इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा टोटल वॉल्यूम रहेगा. ठीक है, अपने दिमाग में कभी ये ना लाना कि मैम यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रखते हैं V, तो हमको मोल्स ऑफ H2O इंटू RT, तो यहाँ से मुझे जो वॉल्यूम पुट करना पड़ेगा वो तो वॉल्यूम ऑफ H2O पुट करना चाहिए. प्लीज़ ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखें. ठीक है, इसका प्रूफ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अच्छा खासा प्रूफ है उसका. ठीक है, वी डोंट नीड टू गो इन दोज डिटेल्स, बट हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप PV इज इक्वल टू nRT लगा रहे हो और तभी भी दिस V इज टोटल वॉल्यूम. अगर यहाँ पे आप P को, टोटल प्रेशर को, प्रेशर ऑफ H2O से, मोल्स को मोल्स ऑफ H2O से रिप्लेस कर देते हो, देन ऑल्सो you have to keep this V as volume of total mixture only. मतलब यहाँ पे भी टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे भी टोटल वॉल्यूम. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2O आना चाहिए ना, नहीं आता. ठीक है, नहीं आता, फिलहाल ध्यान में रखो, नहीं आता. ओके, अब प्रेशर ऑफ H2O तो नहीं दे रखा है.
मैम प्रेशर ऑफ H2 नहीं दे रखा, लेकिन पार्शियल मतलब प्रेशर ऑफ H2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 नहीं दिया है, क्वेश्चन में वेपर प्रेशर दिया है, तो मैं पुट कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को मैं वेपर प्रेशर पुट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सैचुरेटेड वर्ड यूज किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर पुट कर सकती हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ H2O इंटू V इज इक्वल टू N ऑफ H2O इंटू RT, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मोल्स ऑफ H2O चाहिए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ H2O इंटू V बाय RT। अब वेपर प्रेशर ऑफ H2O कितना दिया है, तो दैट इज इक्वल टू 2.34 इंटू 10 टू दी पावर 3 पास्कल्स, राइट। पास्कल्स को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देती हूँ इंटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब होल डिवाइडेड बाय R। R का वैल्यू इज 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, द टेम्परेचर का वैल्यू इज 293 केल्विन, ठीक है। यूनिट्स को पहले सॉर्ट कर लेते हैं यार, दिस जूल इज नथिंग बट न्यूटन मीटर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे केल्विन केल्विन कैंसिल, मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल, एक मीटर बचेगा, वो मीटर इस मीटर से कैंसिल, न्यूटन इस न्यूटन से कैंसिल। अल्टीमेटली हमको जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो मोल्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। इससे मैं डायरेक्टली अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, इस रिलेशन से सीधा सीधा सॉल्व कर दूं, तो मुझे सीधा सीधा मोल्स ऑफ H2O मिलेंगे। मतलब तामझाम नहीं किया मैंने, यहाँ पे टोटल मोल्स निकालो, मोल फ्रैक्शन अलग से निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, अरे क्यों करना है, यहाँ पे सीधा इस रिलेशन को लगाओ ना, सीधा सीधा आंसर दे रहा है ना वो तुमको मोल्स ऑफ H2O का। कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे, तो दैट इज 2.34 into 10 to the power 3 into 1000 divided by 8.314 into 293. So the final answer is equal to 960 moles. But 960 moles नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है मास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 960 इंटू 18, 960 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 17290 ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू 17.290 kgs ऑफ मास ऑफ H2O। आ गया ना सीधा सीधा, आ गया सीधा सीधा, कोई टेंशन ही नहीं है। पहले प्रॉब्लम में कितना घुमा के खाए ना अपन, है कि नहीं, है ना। पहले क्वेश्चन में कितना घूम के आए अपन, यहाँ पे एक शॉट में आंसर निकाल दिया। तुमको सबका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कभी कभी डेटा आता नहीं है या फिर अपन श्योर नहीं हो पाते एक बारी में आंसर ला के यार कि सही आया या नहीं आया, ठीक है। ऐसे केसेस में हमको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पता होने चाहिए, ठीक है। सॉर्टेड, ओके। अब वी आर गोइंग टू साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। ऑलरेडी साइकोमेट्रिक चार्ट, ओके। ये देखो, दिस इज साइकोमेट्रिक चार्ट। आई डोंट नो वेदर दिस इज विजिबल टू यू पीपल और नॉट। चेक करो तो विजिबल है क्या। मैं रीड आउट कर दूंगी वैसे तो, मैं रीड आउट कर दूंगी वैसे तो। विजिबल है क्या। This is psychometric chart for air water system. This is psychometric chart for air water system at 1 atmosphere total pressure. हाँ विजिबल है, विजिबल है, एटलीस्ट देख तो पा रहे हो, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन को इसी तरीके से देख के समझना, बाद में जब सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, गूगल से साइकोमेट्रिक चार्ट फॉर एयर वाटर सिस्टम एट 1 एटमॉस्फेयर डाउनलोड कर लेना, सेम इमेज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज साइकोमेट्रिक चार्ट फॉर एयर वाटर सिस्टम एट 1 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करना पीडीएफ जरूरी नहीं है, वैसे तो किसी भी प्रोसेस कैलकुलेशन के स्टैंडर्ड बुक में आपको ये साइकोमेट्रिक चार्ट मिल जाता है, अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है तो, पीडीएफ हो तो, नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल से बस इतना डालोगे साइकोमेट्रिक चार्ट फॉर एयर वाटर सिस्टम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर
आपका ये एयर वाटर सिस्टम बदल गया तो साइकोमेट्रिक चार्ट बदल जाता है। अगर यहाँ पे टोटल प्रेशर बदल गया तो साइकोमेट्रिक चार्ट बदल जाता है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं। नहीं बताता कोई साइकोमेट्रिक चार्ट, पता है मुझे, लेकिन एज अ केमिकल इंजीनियर यार अगर ये नहीं आता तो फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको साइकोमेट्रिक चार्ट का नहीं पता। ठीक है, इसीलिए ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, नाउ आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद मैं रिलेट करूंगी साइकोमेट्रिक चार्ट को। ठीक है, फिर भी इसकी एक्सिस क्या है मैं इतना आपको बता देती हूँ। इसके यहाँ पे ये जो लिख रखा है, दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। आई डोंट नो इफ यू पीपल आर एबल टू सी और नॉट। ठीक है, मेरे हिसाब से तो दिख रहा है, जितना मैं समझा सकती हूँ आई विल ट्राई टू कवर इट। ओके, यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ दिख रहा है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऑन दिस वाई एक्सिस यहाँ पे यू कैन सी योर वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या होता है, जो इस सीरीज को देखते आए हैं उनको अभी तक याद हो गया होगा यार कि वाई डैश इज नथिंग बट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वाई इज नथिंग बट मोलाल ह्यूमिडिटी। तो इस एक्सिस पे ये जो भी लाइंस आपको दिख रही है 0.01, 0.02, 0.03, दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू। ठीक है, आप बोलोगे मैम यहाँ पे मोलाल ह्यूमिडिटी नहीं दिखती क्या? नहीं दिखती इसमें मोलाल ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो फिर मैम मेरे को अगर मोलाल ह्यूमिडिटी अगर मुझे मोलाल ह्यूमिडिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? अरे बहुत इजी है यार, अगर तेरे को मोलाल ह्यूमिडिटी निकालनी भी है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकाल सबसे पहले, राइट। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो वहां से फिर तुम मोलाल ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो। फॉर्मूला तुमको पता है, राइट। यू नो द रिलेशन ऑफ मोलाल ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी एंड मोल्स एंड मॉलिक्यूलर वेट के रिलेशन में भी, राइट। अब ये यहाँ पे अपने लिए बस इतना ही काम का था। ठीक है, अब आगे क्या चाहिए होगा मुझे और क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन को देखने के बाद अपन पता करेंगे। ठीक है, ओके। सो आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन। सो दिस इज द, कहाँ गया क्वेश्चन? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। एन एयर, क्वेश्चन को रीड करो एक बार, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। एन एयर वाटर वेपर सैंपल, एयर वाटर वेपर सैंपल की बात हो रही है। ठीक है, मैं अगर साइकोमेट्रिक चार्ट एयर और वाटर का यूज कर रही हूं तो मैं क्वेश्चन भी एयर और वाटर का ही सॉल्व कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे सिस्टम बदल जाए तो मैं, सिस्टम मतलब अगर जैसे मैं बेंजीन वेपर्स और नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ तो मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइकोमेट्रिक चार्ट भी बेंजीन वेपर और नाइट्रोजन का ही चाहिए होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एन एयर वाटर वेपर सैंपल एट 101.3 किलो पास्कल्स। एट 101.3 किलो पास्कल का मतलब ही होता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसीलिए हमने जो साइकोमेट्रिक चार्ट यूज करेंगे वो एयर वाटर वेपर सिस्टम का ही होना चाहिए। वो 101.325 किलो पास्कल्स मतलब ही 1 एटमॉस्फेयर का ही होना चाहिए। मतलब ये वही साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में बात कर रहा है जिसको अभी हमने ये 2 मिनट पहले देखा। ठीक है, ओके। एन एयर वाटर वेपर सैंपल एट 101.3 किलो पास्कल हैज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 328 केल्विन। ठीक है, सबसे पहले तो जब हमको बोला गया है 328 केल्विन, 328 Kelvin. So how much degree centigrade is this? 328 Kelvin, that is equal to how much degree centigrade? तो -273 कर दिया, 328 - 273 कर दिया, that is 55 डिग्री सेंटीग्रेड की बात चल रही है। ओके, एंड इज 10% सैचुरेटेड। ठीक है, क्या दे रखा है? 10% सैचुरेटेड। ओके, सॉर्टेड।
विथ वाटर वेपर, ओके वाटर वेपर से ही होना चाहिए वरना हम वो साइकोमेट्रिक चार्ट को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब समझ आ रहा है तुमको, 10% सैचुरेटेड है मतलब एयर जितना मैक्सिमम होल्ड कर सकता है उसके कंपैरिजन में उसने सिर्फ 10% होल्ड करके रखा है, ठीक है। ऐसा मत समझना मैम सैचुरेटेड, अरे उसने ये नहीं बोला कि 100% सैचुरेटेड, ही सेड कि इट इज 10% सैचुरेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी जितनी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है उसके कंपैरिजन में ओनली 10% पिक, बाकी नहीं उठाया उसने, ओके। यूजिंग द साइकोमेट्रिक चार्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग, सबसे पहला द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब केजीज बता भी दिया यार उसने, तो ये वैसे तो इसने बताना नहीं चाहिए था पर उसने बता दिया कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो इट इज केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्रायर। अगर मैं इसको ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर ग्राम ऑफ ड्रायर लिखूं तो गलत है क्या? नहीं यार, इट इज वन इन द सेम थिंग, ठीक है, ओके। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस, हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस है, मतलब वो सिस्टम है एंड 10% द गैस इज सैचुरेटेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसके लिए हम जाएंगे साइकोमेट्रिक चार्ट पे, ठीक है। चले गए भाई अपन साइकोमेट्रिक चार्ट पे। साइकोमेट्रिक चार्ट पे मुझे चाहिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दिस इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड समवेयर, देखो मैंने इसको इस येलो से मार्क कर दिया, ठीक है। अब मुझे देखनी है एक 10% सैचुरेटेड वाली लाइन, विच इज द 10% सैचुरेटेड। अब यहाँ पे आई डोंट नो इट इज विजिबल टू यू और नॉट, बट दिस इज 2%, ये है 2%, ठीक है। मतलब ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है जो ऐसी आपको दिख रही होगी, ऐसे जो आपको जाते हुए दिख रही है, ये दिस इज 2% वाला लाइन, ठीक है मैम। फिर नेक्स्ट वाली लाइन कितनी है, ये जो दिख रही है आपको, दिस इज 5% वाला लाइन, दिस लाइन is 5% वाला लाइन, this line is 5% वाला लाइन, ओके। नेक्स्ट इज 10% वाला लाइन, 10% वाला कौन सा है, ये वाला, दिस इज 10%, ये जो इधर आते हुए आपको दिख रही है, दिस इज 10% वाला लाइन, ओके। I am actually interested in the yellow line. Why? I am actually interested in the 10% वाला लाइन, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10%, ओके। जैसे ही क्वेश्चन में उसने मुझे बोला 55 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10%, ठीक है, तो ये है 55 डिग्री सेंटीग्रेड जिससे सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ 55 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 10% वाली लाइन का, उस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया, ये देखो पर्पल से मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई वांट टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इससे मुझे एग्जैक्टली इधर आना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली इधर मेरा थोड़ा सा टिल्ट हो गया वो लाइन, ठीक है। ये जो भी लाइन है यहाँ से एग्जैक्टली मुझे इधर आना पड़ेगा एंड विच एवर दिस वैल्यू विल बी, इधर ये देखो, इधर किससे मार्क करूँ मैं इसको, यहाँ पे अभी जो तुमको समझे, ये देखो ये ग्रीन से जिसको मैंने मार्क किया, वॉट एवर दैट वैल्यू विल बी, जो आप अपने साइकोमेट्रिक चार्ट में चेक करना, जब क्लास खत्म हो जाएगा साइकोमेट्रिक चार्ट को देखना अच्छे से, एंड यहाँ से 55 वाली जो लाइन जा रही होगी और यहाँ से 10% वाली लाइन जा रही होगी, आपको इन दोनों में ही क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि यार क्वेश्चन उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूछा गया है कि इन दैट पर्टिकुलर एरिया द टेम्परेचर इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द गैस इज 10% सैचुरेटेड, मतलब दिस इज द सिचुएशन ओवर देयर, ओके। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ दिस इज द सिचुएशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इधर का, क्या है यार, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इससे एग्जैक्टली मैं राइट में आऊंगी। यार ये ना सबसे इजी पार्ट है, क्योंकि आप बोलोगे मैम मुझे कैसे याद रहेगा कि मुझे राइट में ही आना है, मैं लेफ्ट में चला गया तो अरे यार यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में y डैश इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी kg वाटर वेपर पर kg ड्रायर, इतना देखने के बाद भी, इतना लिखने के बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आए तो फिर क्या मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा इस पॉइंट पे दैट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और अगर आप उस आंसर को चेक करोगे एग्जैक्टली सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.012, ठीक है। अगर आप उस वैल्यू को एग्जैक्टली चेक करोगे तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.012, ठीक है। चेक करना अपने साइकोमेट्रिक चार्ट में, ठीक है।
दूसरे फ़ोन में साइकोमेट्रिक चार्ट ओपन करो और चेक करो, वो वैल्यू 0.012 आनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई बुक है या कंप्यूटर्स है आपके पास, तो आपके पास जो भी पीसी का सॉफ्ट कॉपी होगा उसको निकालो, पीसी का मतलब साइकोमेट्रिक चार्ट का, ठीक है। ढूंढने से बेटर है गूगल से सीधा अभी ओपन कर सकते हो आप साइकोमेट्रिक चार्ट फॉर एयर वाटर सिस्टम एट 1 एटमॉस्फेयर। एक ही पीडीएफ जो मैं अभी ओपन कर रही थी वही दिखेगी आपको, उसके अंदर आप चेक करें। सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.012, ठीक है। यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज केजीज ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्रायर। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैम केजी कैंसिल नहीं होता क्या, अरे नहीं होता, यहाँ पे ये केजी कैंसिल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अब पहले क्वेश्चन में हमने निकाली है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.012। फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर इनटू 18 डिवाइडेड बाय कितना होता है H2O अपॉन एयर, राइट। तो दैट इज H2O अपॉन 29। एक्चुअल फॉर्मूला हमारे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर इनटू यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, ठीक है। एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 और एयर भी नहीं आएगा, वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B आता है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो H2O और एयर की है, इसलिए यहाँ पे A को रिप्लेस कर देता है H2O, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे H2O, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, सो दैट इज 18/29। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हमको चाहिए, this is 0.012, this is partial pressure of H2O, so the value is वही तो निकालनी है यार, सेकंड क्वेश्चन में वही तो वैल्यू चाहिए। so this is partial pressure of H2O divided by total pressure, total pressure की वैल्यू कितनी दे रखी है 101.3, so this is 101.3 minus partial pressure of H2O into 18/29, तो you can solve this to get the value of partial pressure of H2O। अगर आपने प्रेशर की वैल्यू किलो पास्कल्स में पुट कर रखी है तो यहाँ से आपको जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपको किलो पास्कल्स में मिलेगी। और अगर आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में पुट कर रखी है तो आपको ये वैल्यू एटमॉस्फेयर में मिलेगी, पास्कल्स में पुट कर रहे हो पास्कल्स में मिलेगी, किलो पास्कल में पुट कर रहे हो किलो पास्कल्स में मिलेगी, ठीक है। तो चेक कर लो यहाँ पे कि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की वैल्यू किस यूनिट में क्या मिल रही है, क्या मिल रही है आपको, चेक कर लो यहाँ पे वैल्यू, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो दैट इज इक्वल टू 0.012 इंटू 29/18 is equal to partial pressure of H2O divided by 101.3 minus partial pressure of H2O, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, तो दैट इज इक्वल टू 0.012 into 29 divided by 18, so the answer is equal to 0.0193, ठीक है। यहाँ पे आगे और partial pressure of H2O is equal to 0.0193 multiplied by 101.3 minus 0.0193 multiplied by partial pressure of H2O, इधर whole throughout partial pressure of H2O common, so this becomes 1 plus 0.0193 is equal to 0.0193 multiplied by 101.3. Finally, partial pressure of H2O is equal to 0.0193 into 101.3 whole divided by 1.0193. कितना आंसर आ रहा है चेक कर लेते हैं। .92 करेक्ट है क्या? आंसर इज 1.92 किलो पास्कल्स, यस एग्जैक्टली करेक्ट। यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है हमको 1.92 किलो पास्कल्स की।
So the partial pressure of H2O, that is question number 2, is equal to 1.92 kilopascals. Correct है, check करें. Then we'll move on to the next question. Correct है क्या? Okay, second question का answer is 1.92 kilopascals. Next is absolute saturation humidity at 328 Kelvin. Next question is absolute saturation humidity at 328 Kelvin मतलब ही 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी. अब एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी मतलब क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो हमको पता है, एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी मतलब अब 100% गैस सैचुरेट हो गई. अगर गैस मतलब क्या हुआ इसका पता है? इसका मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी का मतलब अगर गैस 100% सैचुरेटेड है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी होगी? कौन से टेम्परेचर पे? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है, फिर से सुनो अच्छे से. अगर गैस 100% सैचुरेटेड है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होगी एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो अब वापस से जाते हैं हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे. सो दिस इज द साइकोमेट्रिक चार्ट. अगेन दिस इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड. इस 55 डिग्री सेंटीग्रेड से इस बार सीधा सीधा मैं आऊंगी 100% सैचुरेशन वाली लाइन पे. ठीक है मैम, क्यों 100% सैचुरेशन वाली लाइन पे? क्यों? क्योंकि यार जब हमको एब्सोल्यूट सैचुरेशन पूछा जाता है मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि गैस अगर 100% सैचुरेटेड है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी. पहले क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है. तो जब हमको कोई पूछता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है तो उस वक्त एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, तो उस वक्त गैस 10% सैचुरेटेड थी. इसलिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 10% वाली लाइन, ये 10% वाली लाइन यहाँ पे आए एंड एग्जैक्टली सैचुरेशन ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी थी? तो इतनी थी. अब क्वेश्चन इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर गैस 100% सैचुरेटेड है तो क्या? तो इसका मतलब 55 डिग्री सेंटीग्रेड से सीधा 100% सैचुरेशन पे चले गए. ठीक है, एंड यहाँ से देन वी विल कम हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. तो यहाँ से हमने निकाल ली वैल्यू फॉर एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी. ये जो भी वैल्यू रहेगी दैट विल बी माय आंसर फॉर एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी. ये वैल्यू कितनी है जरा चेक करें. ये वैल्यू कितनी है जरा चेक करें. सो द आंसर इज 0.115 समवेयर. चेक करें तो 0.115. आप अच्छे से उसको जूम इन करेंगे. ठीक है, मेरा थोड़ी सी गड़बड़ है. अच्छे से क्वेश्चन को मतलब ग्राफ को जूम इन करो आप. ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेगी. सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.115. Again, this is not a unitless quantity. The unit will be kgs of H2O per kgs of dryer. ठीक है, तो क्या किया हमने? जब पहली क्वेश्चन में हमको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पूछी गई थी 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 10% वाली लाइन पे आए, पता कर लिया इधर से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है. ठीक है, ओके. सेकेंड केस में 100% सैचुरेटेड हो तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है? 100% सैचुरेटेड मतलब 100% वाली लाइन और देन विल मूव हियर कि कितनी वैल्यू है. तो दैट इज 0.115. ओके, सो आंसर को नोट कर लेते हैं. सो द आंसर फॉर एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी इज 0.115. ठीक है, यूनिट क्या हुआ उसका? यूनिट इज kgs ऑफ H2O पर kg ऑफ ड्रायर. इन दोनों में डिफरेंस समझो यार, इन दोनों में डिफरेंस समझो. जब मैं ये बोलती हूँ कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 0.012, ठीक है, इसका मतलब कि राइट नाउ 1 kg ऑफ एयर ने 0.012 kg ऑफ H2O को होल्ड करके रखा है. लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 kg ऑफ एयर 0.115 kg ऑफ H2O को होल्ड कर सकता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ H2O की वैल्यू चाहिए. डी, वेपर प्रेशर ऑफ H2O की वैल्यू चाहिए. अब वेपर प्रेशर के लिए थर्ड, पहले तो सी पार्ट का आंसर दे रखा है, दैट इज
सी पार्ट का आंसर इज एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी दैट इज इक्वल टू 0.115। एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी दे रखा है, ठीक है। डी पार्ट में एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी इज वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिलेट करूं तो दैट इज 0.115 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर का वैल्यू वही तो चाहिए, वेपर प्रेशर का वैल्यू दिस टाइम नॉट फॉर H2O बिकॉज वी नो कि हम H2O और एयर को रिलेट कर रहे हैं, तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर दैट इज 101.3 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ H2O इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू 29। तो इसको सॉल्व करेंगे सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ H2O। So that is 0.115 multiplied by 29 whole divided by 18 is equal to vapor pressure of H2O divided by 101.3 minus vapor pressure of H2O। ठीक है, तो इसको अपन अगर सॉल्व करें अपन तो कितनी आ रही है वैल्यू चेक करो। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इट इज 0.115 मल्टीप्लाइड बाई 29 डिवाइडेड बाई 18, सो दैट इज इक्वल टू 101.3 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती है 0.1852। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 5.39 वेपर प्रेशर ऑफ इनटू वेपर प्रेशर ऑफ H2O। यहाँ से 101.3 इज इक्वल टू 6.39 इनटू वेपर प्रेशर ऑफ H2O। यहाँ से वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू, तो इट इज 101.3 डिवाइडेड बाय 6.39, सो द आंसर इज इक्वल टू 15.85 किलो पास्कल्स इज द फाइनल आंसर फॉर वेपर प्रेशर ऑफ H2O। चेक करें तो आया है क्या आपका, करेक्ट है क्या आंसर? यस, 15.8 किलो पास्कल्स इज द आंसर गिवन, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पुट करते हैं तब हमको पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मिलती है, और जब हम एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी की वैल्यू पुट करते हैं तब हमको फॉर्मूले में वेपर प्रेशर की वैल्यू मिलती है। सो द क्वेश्चन आस्क्ड वाज वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ये हमें समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन देख के कि जब वेपर प्रेशर पूछा जाता है जिसका आंसर है 15.8 किलो पास्कल्स, तब मुझे एब्सोल्यूट सैचुरेशन वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ई पार्ट, दैट इज परसेंट रिलेटिव सैचुरेशन। ई पार्ट इज परसेंट रिलेटिव सैचुरेशन, मतलब ही परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो द आंसर इज पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 100। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1.92 यूनिट्स दोनों की सेम होनी चाहिए। सो दिस इज 1.92 डिवाइडेड बाई 15.8 डिवाइडेड बाय 15.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ जाता है 1.92 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाइड बाय 100, सो द आंसर इज इक्वल टू 12%। 12.11% is the final answer. 12.11% is the final answer. Last part, that is F part, is the dew point of the system. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। What is the dew point of the system? What is the dew point of the system is the question. What is the dew point of the system is the question. F part. ड्यू पॉइंट कैसे पता करेंगे? ठीक है, ड्यू पॉइंट के लिए वापस जाते हैं हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे। ड्यू पॉइंट के लिए वापस जा रहे हैं हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे। ठीक है, अब जो ये अननेसेसरी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी थी उसको मैं थोड़ा सा उड़ा देती हूँ, so that we can get the clear picture.
ओके ठीक है। ओके अब हमको निकालना है ड्यू पॉइंट, ठीक है। ड्यू पॉइंट मतलब क्या? ड्यू पॉइंट मतलब ड्यू पॉइंट पे कभी भी हमारे सिस्टम का टोटल प्रेशर चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर बात 1 एटमॉस्फेयर पे चल रही है तो बात 1 एटमॉस्फेयर पे ही चलती है, ठीक है। ड्यू पॉइंट पे फिलहाल, पहले ड्यू पॉइंट पे जाने से पहले हमारा जो कंडीशन है प्रॉब्लम का वो कहाँ पे है, तो हम एक्चुअली यहाँ पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर मतलब 10% सैचुरेशन वाली लाइन पे है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ओके। जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है और मुझे जाना है ड्यू पॉइंट पे, तो जब हमको ड्यू पॉइंट पे जाना होता है तब हम एक्चुअली इस पर्टिकुलर पॉइंट से कांस्टेंट प्रेशर पे हम आते हैं सीधा सीधा इधर, ठीक है। कांस्टेंट आते हुए कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि जब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तब हम एक्चुअली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखते आ रहे हो तो आप इतना समझ पाओगे, अगर मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू कांस्टेंट रख रही हूँ और मैं इधर नीचे जा रही हूँ, मतलब एक्चुअली मैं टेम्परेचर ड्रॉप कर रही हूँ, लेकिन पार्शियल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, इधर देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला इज पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 18/29, ठीक है। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए तो ना मैं इधर इधर जा रही हूँ, ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट जा जाके यहाँ पे मैं रुकी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं रुकी। क्यों रुकी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, क्यों रुकी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? बिकॉज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैंने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को नहीं छेड़ा, इसका मतलब मेरा पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, मेरे टोटल प्रेशर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू वट एवर इट इज 0.012, जो भी 112 जो भी आई है, ठीक है। लेकिन उतने तो फिर इधर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप इधर जा रहे हो तो आप चेंज क्या कर रहे हो? आप तो कह रहे हो टोटल प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर। अभी तक हमारा टेम्परेचर था 55 डिग्री सेंटीग्रेड, अब नहीं बचा 55 डिग्री सेंटीग्रेड, अब टेम्परेचर आ चुका है इधर से इधर, मतलब इधर कहीं, ठीक है। कितना है वो एक्चुअल वैल्यू? आप अगर चेक करोगे तो दैट इज एक्चुअली 290 केल्विन माइनस 273, तो दैट इज इक्वल टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अगर देख पा रहे हो अच्छे से, अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट में चेक करोगे तो यहाँ से इट इज एक्चुअली 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब हम ऐसा कहते हैं कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा क्या होगा? 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना मैक्सिमम एयर H2O को होल्ड कर सकता था, अभी तक उसने होल्ड किया। 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने होल्ड करके, जितना होल्ड करके रखा था उतना उसने 17 डिग्री पे आते तक होल्ड किया। 17 से मैं थोड़ा सा नीचे भी अगर चली गई तो कंडेंसेशन हो जाएगा। किसका कंडेंसेशन हो जाएगा? जितना H2O एयर के अंदर है वो धीरे धीरे कंडेंस होना चालू हो जाएगा। अब आपको लगेगा मैम यहाँ पे ही क्यों रुका, यहाँ पे भी क्यों रुके हम? क्योंकि यार ये 100% सैचुरेशन वाली लाइन है। अगर तुम्हारा ध्यान हो तो देखो, ये जो लाइन है दिस इज 100% सैचुरेशन, मतलब इतना जितना एयर ने जितने H2O को होल्ड करके रखा है, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी एट 17। 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने बोला कि दिस इज 10% सैचुरेशन, लेकिन उतनी ही होल्डिंग कैपेसिटी को अगर मैं 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखूं तो वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की मैक्सिमम कैपेसिटी है, ओके। उस पॉइंट के नीचे अगर हम जाएंगे तो कंडेंसेशन होना चालू हो जाएगा। दैट इज व्हाई दिस 17 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ड्यू पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज 100% सैचुरेशन वाला पॉइंट, ओके। क्वेश्चन है फ्रॉम अनुप्रिया, विल देयर बी एनी सेशन ऑन बार 2022 क्वेश्चंस मैम? अनु, ऑलरेडी बार के ऊपर सेशंस जो है, फॉर्मूला सीरीज जो है वो चालू थी, ठीक है। अब और सेशंस नहीं आएंगे बार के ऊपर, ठीक है। अभी तक बार के जितने भी क्वेश्चनरी सेशंस थे वो दिस इज ऑलरेडी डन, ओके। आई होप दैट हेल्प यू।
अगर आपने अभी भी नहीं देखे हैं तो मेक श्योर यू सी इट, ओके फॉर्म, ओके। तो विद दैट आई एंड दिस सेशन। जिन्होंने ये पूरा सेशन लेक्चर सीरीज नहीं अटेंड की है प्रोसेस कैलकुलेशन की, फ्रॉम लेक्चर 1 टू दिस लास्ट लेक्चर 33, मेक श्योर यू सी इट, इट इज़ वर्थ वॉचिंग, ठीक है, इट विल बी वर्थ वॉचिंग। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ठीक है, I'll make sure I'll answer them, okay, I'll make sure I answer them। तो प्लीज़ बिल्कुल आपके जो भी डाउट्स हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, so that I'll be free, feel free to ask your questions, okay। एक और बार मैं बोलूँ कि जब भी आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, स्पेसिफिकली मैं तो प्रोसेस कैलकुलेशन के लिए हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट का, स्पेशली प्रोसेस कैलकुलेशन का सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते हो, जब आप ये पूरे लेक्चर्स ख़त्म कर दोगे, आपका पहला काम होगा कि आप जो भी गेट, जब से गेट शुरू हुई है 1990 से लेके 2000 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको एक साइकिल में लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट जॉब इज 2000 से लेके अभी तक के जो भी 2020 कुछ क्वेश्चंस बचा के रखना, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बचा के रखना ताकि आपके लिए वो सेल्फ इवैल्यूएशन की तरह रहे, ठीक है, कि कैसे आप डील करते हो जब आपके सामने फ्रेश क्वेश्चन आता है गेट का, ठीक है। पहला साइकिल इसका कंप्लीट करोगे, उसके बाद दूसरा साइकिल इसका कंप्लीट करोगे, और ये जो साइकिल है आपकी ये 5 बार होनी चाहिए, तब समझना कि आप अबव एवरेज जा सकते हो, ठीक है। एंड लास्टली कि पहले ये वाला क्यों मैम, बाद में ये वाला क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ क्वेश्चंस करते हो तो इसका जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का दैट इज डिफरेंट, जो आपको अभी नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस से कुछ और पूछने वाला है यहाँ पे, नहीं, सिलेबस वही कवर्ड होगा, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले अब वो तरीका नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें नहीं करना है, इनफैक्ट यहाँ पे आपकी क्वेश्चन बिल्डिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा है, ये पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बट दिस विल बी मोर कंसेप्चुअल। यहाँ पे वन लाइनर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, देखा निकाला फटाक से आंसर आ गया, यहाँ पे दिस विल बी अ डिफिकल्ट शॉट टू डू इट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं करना है, बट क्यों सेकंड प्रेफरेंस दिया गया है आई टोल्ड यू अबाउट, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका ये साइकिल अगर 5 बार होता है देन यू आर डन। किसी के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम इज दिस विल दिस सेशन विल बी सफिशिएंट फॉर मी टू क्रैक गेट। तो सबसे पहले तो मैं बार बार बोलूँगी कि ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपके फंडामेंटल्स कितनी क्लियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक बच्चा सिलेबस ख़त्म करने का पार्ट कि मैम क्या आपने पूरा सिलेबस ख़त्म किया है, तो आपने अगर ये पूरी लेक्चर सीरीज़ देखी है 33 लेक्चर्स की, उसके बाद आप इन लेक्चर्स को अटेंड करते हो जब अटेम्प्ट करते हो तो आपको समझ जाएगा कि मैंने कितना टर्म्स, कितना सिलेबस कवर किया है, ठीक है। तो आई डोंट नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन कि मैंने कितने अच्छे से सिलेबस को कवर किया है। ये वक्त जिस वक्त आप इसको लगाओगे तो यू विल गेट टू नो कि मैंने किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ा है, हर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, मैंने रैंडम एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं, मैंने मैक्सिमम PYQs कवर करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली हर PYQ को नहीं कवर करूंगी मैं, हर सबको मैंने कवर करे तो तुम्हारे लिए कुछ छूटना चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसलिए कभी भी लोग बात भागते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, कि हमको टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट सीरीज देना है ओके, बट पहले इधर आप शॉर्ट लगाओगे एंड देन यू विल स्विच टू टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन। एंड इस बार का जो मिथ है कि सिर्फ PYQ को पढ़ के हम जाएंगे पेपर में, उसको ब्रेक कर दिया है IIT खड़गपुर ने। तो मेक श्योर कि आपको PYQ के साथ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डेफिनेटली अटेंड करने हैं। आप सिर्फ अगर PYQ के भरोसे पे नेक्स्ट टाइम गेट पे जाना चाहते हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अब तक किसी ने मुझे पूछा रहता तो आई वुड हैव सेड अ येस, बट नाउ the bar has been raised, so you have to also raise your bar in terms of concepts and in terms of questions। तो सिर्फ PYQ के भरोसे पे ना जाएं, ठीक है। तो with that, thank you all for this beautiful journey of lectures, 33 lectures with me। अभी जिन्होंने पूरे lectures का क्वेश्चनरी नहीं देखा है उनके लिए मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी पूरा प्लेलिस्ट का एक, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो मेक श्योर प्लीज़ कि आप पूरे सेशंस को डेफिनेटली कवर करें, ठीक है। सो थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।